हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो एक टॉपिक है संविधान निर्माण जो हुआ है, कब कैसे शुरुआत हुई संविधान के रचना हेतु, क्या क्या स्टार्टिंग में किसने क्या कहा, सब सर्वप्रथम किसने क्या बात कही, उसके बाद कैसे कैसे इसका गठन हुआ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मतलब संविधान के स्रोत हुए और जो निर्माण या गठन की संरचना की बात कहाँ से शुरू हुई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए रचना हेतु भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें से आपको बताना, ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स्वराज पार्टी ने 1934 में। आपका ये देखिए, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नवनिर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, तो वो थे एम.एन. राय। ये ठीक है, मानवेंद्र एम.एन. राय, मानवेंद्र करके इनका नाम था। देखिए पूरा नाम इनका यहाँ दिया नहीं है आपको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एम.एन. राय कहते थे। ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा इस समय इनका पूरा नाम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। तो एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो किसके द्वारा किया गया था। प्रथम दिया गया साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो हम सब जानते हैं क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और इसी के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, लेकिन संविधान सभा का गठन होता किससे है, ये प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए यहीं पे होता किसके द्वारा किया गया संविधान का निर्माण, तो तब हमारा आता है कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अब एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो था वो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, लेकिन इसके द्वारा हुआ नहीं था, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो वो 10 लाख व्यक्ति में एक प्रतिनिधि चुना गया था। एक सेकंड, इसकी ये आप इसका एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लीजिए कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपको बताना है, जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 लोग थे, मतलब एक अध्यक्ष बनाए गए थे और 2 लोग सदस्य जो थे। तो उन 3 लोगों के जो नाम है वो स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस होते हैं और ए.वी. अलेक्जेंडर होते हैं। जबकि सदस्य कौन नहीं होता है यहाँ ये पूछा गया है, तो विलियम वुड जो थे वो सदस्य नहीं थे आपके। इसका आप ये पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है। अध्यक्ष स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस जो होते हैं उस समय भारत सचिव होते हैं। आपको याद होगा 1858 में जब 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 में पूरी तरह कंपनी से हटा के अपने अंतर्गत महारानी के अंतर्गत चीज़ें आ गई थी। कंपनी का शासन यहाँ समाप्त हो गया था भारत में, पूरी तरह ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी। और तब एक वायसराय की, मतलब वो जो आपका गवर्नर जनरल होता था, उसके पद को समाप्त करके
यहाँ पे वायसराय कहा जाने लगा था, और साथ ही साथ ब्रिटेन में एक भारत सचिव पद का गठन किया गया था। तो ये जो पैथिक लॉरेंस थे उस समय वही भारत सचिव के पद पर थे, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी देखो, इससे पहले जो अभी मैंने आपको बताया था कि याद रखना होगा आपको कि संविधान सभा का गठन का प्रथम प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, लेकिन किसके द्वारा गठन किया गया था संविधान सभा का, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था ये, ठीक है। ये पढ़िए आप, इसका एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन जो था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? अंतरिम सरकार में उप सभापति पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये अंतरिम सरकार की जब भी बात आती है तो क्योंकि सभापति वो बनाए गए थे, आपके जो माउंटबेटन थे वही बनाए गए थे, लेकिन उप सभापति जो होते हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अब देखिए आगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के ये डेट पूछी जाती है कि कब घोषणा की गई थी, तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को ये गठित हो गई थी। और इसमें कब लीग शामिल हुई ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये 2-3 डेट आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। पहले लीग शामिल नहीं हुई थी अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में शामिल हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, उसमें कौन नहीं था आपसे पूछा जा रहा है। तो राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन। तो कौन नहीं थे इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो नहीं थे वो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका आप व्याख्या पढ़ लीजिए। 24 अगस्त लिखा हुआ है के आधार पर घोषणा जो होती है बनती है 2 सितंबर 1946 को। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन जो थे जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और कारण है इसमें वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो देखिए कभी भी ब्रिटिश की तरफ से जो भी आए कभी उनका ऐसा विचार कोई रहा ही नहीं, तो ये तो देखिए पूर्णतः गलत है। हाँ, लेकिन ये जो कहा जा रहा कथन सही है, लेकिन कारण पूर्णतः गलत है इसका, ठीक है। ये देखिए सी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो, आपको याद रखना होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही लॉर्ड लिनलिथगो जो था वायसराय था भारत में। लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे, और जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांड इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। तो ये जो मेन प्रस्ताव आए हैं ब्रिटेन की तरफ से, जैसे वेबल योजना हुई, शिमला सम्मेलन हुआ, और कई प्रस्ताव इस तरह के, कैबिनेट मिशन, इनकी क्रिप्स मिशन, इनकी मुख्य बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब देखिए वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। उसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, ये चीज़ आपको याद रखना, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो अतः कारण जो था वो कथन सही है, लेकिन कारण गलत है ये। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? आपको प्रश्न को बहुत ही इत्मीनान से, एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए प्रश्न को पढ़ना है। तो इसमें पूछा गया संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो बात सत्य है,
ठीक है, नहीं थी वयस्क मताधिकार पर आधारित। ये हुआ है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। और बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही। तो हमारा कौन सा सत्य नहीं है? तो दूसरा हमारा सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे कूट दिए गए थे उसको, उसका आंसर देने के लिए, तो इसमें देखिए सारे के सारे कूट ही गलत हैं। आप देखिए इसमें, तो इस प्रश्न को हटा ही दिया गया होगा ना। देखिए इसमें आप एक्सप्लेनेशन लेकिन पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ें होती हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, जिसमें आपने अभी पिछले उसमें पढ़ा था, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। और संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। तो दूसरा सिर्फ गलत था, लेकिन इसमें कोई भी कूट सिर्फ 2 दिया ही नहीं गया, इसलिए ये प्रश्न बाहर हो गया मूल्यांकन से आपके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब देखिए पूछ रहा है कौन सा सही है। अभी इससे पहले में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है आपका। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है क्योंकि ये थी। ये कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये भी आपका सही है। और इसमें सही ही पूछा गया है, तो ए और डी सही होना चाहिए आपका। देखिए आपका सही हो गया ए और डी, ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 12वां। देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में आपको गलत कथन कौन सा आपको बताना है, गलत बताना है आपको। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर था, तो ये बिल्कुल गलत है। ये भी हम लोग कई बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुआ था, ठीक है। और डी था आपका अंतिम जो ऑप्शन है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था, तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हमारा पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा गलत हुआ इसमें आप देखिए, सिर्फ सी जो ऑप्शन है ये आपका ये गलत है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं आपके। देखिए आप इसकी व्याख्या भी उस प्रश्न की पढ़ सकते हैं। आगे 13वां प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बिल्कुल गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ये भी गलत है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुनी गई थी, गलत। सी आपका सही है। फिर वही संविधान सभा के ही बारे में आपके सारे प्रश्न हैं। कैसे चुनाव हुआ, तो फिर से यही पूछा जा रहा है, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अब पूछा जा रहा है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, लेकिन वहीं संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी सही है आपका इसका। आप इसको पढ़ लीजिए व्याख्या को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो की थी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न फिर से वही पूछा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, इन्होंने की थी। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन कहें या प्रथम अधिवेशन कहें, बात एक ही है यहाँ पे, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको बताना है। तो जो पहली बैठक होती है वही संविधान सभा की स्थापना होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, वही है स्थापना। संविधान सभा का गठन, फिर से वही प्रश्न आ गया, दिसंबर 1946 आपका इसका सही आंसर हो गया।
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न फिर वही है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ संविधान सभा का। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, और ये यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है और पूछा गया था 2011 में। ये भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। ये पारित किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। जब आपको याद हो अगर तो जो प्रस्तावना मतलब एक प्रस्ताव उद्देशिका का प्रस्ताव देते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और उस उद्देशिका को स्वीकार कर लिया जाता है या पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को, और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए ये, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव, फिर से वही प्रश्न है, आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए पहला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये सही बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही बात है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है आपकी बात। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते, तो ये गलत है। राज्य का मुखिया का तात्पर्य यहाँ राष्ट्रपति से, मतलब गण राज्य जो कहा जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं निर्वाचित होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो हमारा चौथा छोड़ के 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए व्याख्या को। आगे है, संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको बताना है कुल कितने अधिवेशन हुए थे। आपके 12 अधिवेशन हुए थे, ये व्याख्या है। अंतिम जो अधिवेशन उसका होता है वो होता है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये अंतिम होता है, और इसके बाद संविधान सभा जो होती है वो कहते हैं कि विघटन हो जाता है उसका, क्योंकि संविधान का कार्य पूरा हो चुका होता है। आगे देखते हैं। अंतिम बैठक देखिए यहाँ पूछा जा रहा है फिर से आपसे, तो आप बताइए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। अगला प्रश्न देखिए कि कितना समय लगा संविधान के निर्माण में? तो आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और आपको ऑप्शन भी दिखाते चले हैं ना, तब आपको सही लगेगा। ये देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष देखिए जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष जो थे वो पूछा जा रहा है, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान के अध्यक्ष। तो देखिए संघ संविधान के जो अध्यक्ष थे वो तो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, तो डी का तो आपका सेकेंड होगा जाके। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, वो थे आपके H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे आपके K.M. मुंशी जी। और राजस्थान की रियासत का पूछे तो वो B.T. कृष्णमाचारी हो गए। तो देखिए ए का आपका हो गया 4 और बी का आपका हो गया 3rd, ए का 4 बी का 3rd। बी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आप यहाँ देख लीजिए डिटेल में। 33वां प्रश्न है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय? संवैधानिक सलाहकार तो BN राव जी थे, वो बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संवैधानिक सलाहकार थे और इनके द्वारा ही पहला तैयार किया गया था प्रारूप संविधान का। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का
तृतीय वाचन पूछा जा रहा है। ये एक्चुअली देखिए तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है और इन चारों ऑप्शन में कहीं भी ये चीज़ नहीं होती है, तो ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। और आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए सही से, ताकि आपको आगे के लिए तैयार हो जाए। संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था आपको बताना है। तो वो पूर्ण रूप से तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है, लेकिन पूर्णतः लागू कब होता है अगर पूछा जाए तो आपको कहना है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सॉरी 24 जनवरी, 26 जनवरी 1950 अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, माफ़ करिएगा। आप ये पूरा पढ़ लीजिए, डिटेल जो व्याख्या दी गई स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला है कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो ये तो सब पता है कि 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया होता है। अगला प्रश्न फिर से वही है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को अपनाया गया, बात वही है 26 नवंबर 1949 को। एक सेकंड, ठीक है। कब लागू हुआ पूछा जाए, कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ये आपका लागू हुआ डेट आएगी। लागू करने का निर्णय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता था। ठीक है, आप देख लीजिए, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था रावी नदी के तट पर और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी उन्होंने वहाँ पे, तो इस कारण से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की बात है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया, मतलब कहने का ही मतलब है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था ना। 11वें अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन 12वां होता है जो कि 24 जनवरी 1950 को होता है। पूछा जा रहा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब, अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले ये अविभाजित जो वो था भारत में, अविभाजित भारत में बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, जिस कारण से इनका दोबारा चुनाव होता है। पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित होकर ये आते बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से। ये कंप्लीट हो गया हमारा, आगे देखिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। तो जन्म 1891 में होता है, मृत्यु आपका 1956 में होती है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ, तो मऊ मध्य प्रदेश में जन्म इनका होता है, तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 47वां है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन विचार करने। आपको पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया था। आपको बताना है कौन सा। तो देखिए ये भी चीज़ सही है आपकी, और ये भी, तो 1 और 2 दोनों ही सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए आप, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ लीजिए। अगला है, कथन और कारक दिया गया है, आपको बताना भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो देखिए दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण इसका सही नहीं है। ठीक है, देखिए आप, ऑप्शन बी इज राइट, सही स्पष्टीकरण नहीं है, कारण और कथन दोनों। पिछले क्वेश्चन का आपके लिए ये व्याख्या दी हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किसने ये बात कही थी कि मताधिकार, जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए। तो ये बात कही थी आपके मौलाना आज़ाद जी ने, सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। तो ये 50 क्वेश्चन आज के लिए हम लोग रखते हैं। इससे आगे के और जो क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से बचे हुए हैं अगली वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए,
और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।